गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके चैप्टर है जिसका नाम है एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर लिखी हुई स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। आपने जो स्टोरी अब तक पढ़ी वो इंग्लिश में थी और आई थिंक अगर आपको समझ में ना आई हो तो नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, सुनेंगे। सुनने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कहानी बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी, जो कि रूपांतरण है आपका एल्डर ब्रदर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे थे। यहाँ दर्जे का मतलब हो गया बच्चों क्लास। ओके। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते। तालीम में शिक्षा। ओके। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। यहाँ किस की बात हो रही है? बुनियाद किसके? पढ़ाई की थी। तो पढ़ाई की नींव को इतना मजबूत कर देना चाहते थे जिस पे वो आगे बहुत कुछ कर सके। यहाँ आलीशान महल का मतलब यही है। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? ठीक है, अगर कोई किसी भी चीज़ की अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस पर हम कैसे कोई चीज़ को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबई और निगरानी का पूरा जन्म से अधिकार था। इट मीन्स तबई और निगरानी का मतलब है कि ये देखना कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, पूरी नज़र उस पर रखना। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं, यानी कि जो बड़े भाई कहें उसी को मैं करूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मीन्स हमेशा पढ़ते रहते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर, हाशिया मतलब जो मार्जिन दी होती है उसको, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, मतलब उसको देखा उन्होंने क्या लिखा है। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे। जमात मीन्स क्लास। ओके। मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी से नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक परवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, यानी कि उनका टोन यही रहता, कहाँ थे? और जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। हर्फ मतलब एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विदा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते।
बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम इतने घोगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों देखते हो? अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर भी इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रूप में रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ठीक है, ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? उनके बड़े भाई उनको समझा रहे हैं कि ठीक है, ये तुम इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। और मुझे देखो, मैं एक एक क्लास में 3-3 साल 2-2 साल पढ़ा रहता हूँ, और फिर तुम सोचते हो कि तुम खेल कूद के पास हो जाओगे। और अगर ऐसा है तो जाओ, तुम घर चले जाओ, पिताजी की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। ठीक है, इस तरह से वो अपने छोटे भाई को सुनाते। यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते जैसे जैसे सूखती बाण चलाते ही मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता, और निराश में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चले जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बन जाता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, यानी कि उसमें खेल कूद का कोई भी समय नहीं था। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर इस भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन में उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की वो दाव गात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है, और वहाँ जाती मैं सब कुछ भूल जाता। वह जान ले, वह टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। इसमें उनके जो भाई हैं उनको डांटते करते, लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान है राइटर का, वो कहाँ चला जाता? खेल कूद में ही चला जाता। अब नंबर 2 पैराग्राफ। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, मतलब क्लास में, ठीक है, दर्जे में क्लास में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया।
जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब उसको ऐसे लगा कि नहीं, भाई साहब को नहीं चढ़ना चाहिए, और उसको खुद को शर्म आने लगी अगर मैं भाई साहब को ऐसा बोल दूँ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रह सका। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहसहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनोखे राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मतलब राजा, ठीक है, या महीप मतलब राजा होता है। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी के कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अनुभव हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शायरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट का निशाना बन सकता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। ये सारे के सारे भाई साहब ने उसको सुना दिए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जों में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुए, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। फिर भी ना मिलेगा, सिफिर भी। और किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कार्डियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2M 3M 4M 5M लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट। कोई निर्दयी मुन तीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, ठीक है।
मुमकिनों मतलब जो एग्जामिनर होते हैं उनकी बात हो रही है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा से जोड़ रखा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है? ठीक है, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उससे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्कैप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, लेकिन शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती है। भोजन आज मुझे निस्वाद लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब अपने दर्जे की पढ़ाई में जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना ही कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। दर्जे में क्लास में, ओके। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। पैराग्राफ फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज है। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई।
कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे? ठीक है, फजीयत मीन्स इंसल्ट। ओके। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद को समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी, यानी कि मैं आज़ाद हो गया। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब ये होता है कि एकदम वो सहनशील हो गए, और किसी को कुछ कहना मतलब उसको जो था ना, ये राइटर जो थे, इनको कुछ नहीं कहने लगे। एकदम उनके प्रति थोड़े से लचीले हो गए वो। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत बढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकोए मतलब पतंग, ठीक है। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब का यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। ठीक है, मतलब भाई साहब को ये ना हो कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, मैं फिर फेल हो गया हूँ और ये फिर ऐसे ही कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो नज़रें छुपा के ही करता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बहुताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर जा रहा था। ये किसकी बात हो रही? पतंग की बात हो रही है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। अब पतंग लूटते हैं ना वो बच्चे, ऐसे डंडे में कुछ लगा के, ठीक है, तो वो कहा गया है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है। ना मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी कि वो भाई साहब से टकरा गया अचानक। उसे भी ध्यान नहीं था कि सामने कौन है। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गई हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलच्चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती मतलब उनके अंडर में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिन में समझते होंगे, मैं भाई साहब से, या दिन की जगह दिल करना, ठीक है, तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाए। समझ किताबें पढ़नी से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है। तजर्बा मतलब अनुभव, ठीक है, इसको तजर्बा करने को थोड़ा सा गलत है। और रहेगा, अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो ऐसे किसी तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुआ तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चलाते हैं। जो कुछ ज़्यादा भेज देते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे का मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से कम साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद का घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे समीप मतलब मेरे बराबर आ गए हो। तुम मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाता वो, ठीक है, तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं भाई साहब वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाए उड़ान को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो है मेरे सिर पर। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोल लटक रही थी। लड़कों का ये गोल नहीं है, ठीक है, लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी दौड़ पकड़ी और बेहताशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं उनके पीछे पीछे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं उसमें बुक में नहीं है आपकी, बट ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। और इसमें किस तरह से 2 भाई हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई का यही दायित्व है कि वो छोटे भाई का पूरा ध्यान रखे और दोनों के आपस का प्रेम, आपस के समझाने का तरीका ये इस पार्ट में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे न्यूज़ चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।